स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हमने यह बात भी की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तक जो कांग्रेस के सदस्य थे वे ब्रिटिश शासन की नीतियों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और उन्हें ये लगता था कि जो ब्रिटिश शासन है वही भारत में अच्छी तरीके से स्वराज्य दिला सकती है या अच्छे शासन की स्थापना कर सकती है। और कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिशर्स का उद्देश्य भी यही था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों को यह लगने लगा कि अनुनय विनय से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। इन परिस्थितियों में शासन के स्थायित्व के लिए ये बहुत आवश्यक था कि भारतीयों की असंतोष की सुनवाई की जाए और शासक और शासित के मध्य परस्पर संवाद की स्थिति बनाए रखने के लिए ब्रिटिश शासन ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया। इसमें पहली बार भारतीयों को विधायी क्षेत्र में भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन ये प्रावधान बहुत ही सीमित थे जिससे भारतीय संतुष्ट नहीं हो सके। इसी क्रम में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया और इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। सदस्यों की शक्तियों में भी बढ़ोतरी की गई, लेकिन यह बहुत सीमित सुधार थे और जो भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां जो चल रही थी उन्होंने भारतीय जनता की असंतुष्टि को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि अगर हमने भारतीयों को थोड़ा लालच नहीं दिया तो ये हमें ये सशस्त्र विद्रोह करने को उतारू हो जाएंगे। इसी क्रम में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लाया गया और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। उनकी शक्तियों का विस्तार, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी व प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया एवं जातीय भेदभाव का विष बीज भी इसमें बोया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली व मुसलमानों के लिए भारात्मक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और इंडियंस को यह लालच दिया गया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में क्रमबद्ध तरीके से क्या करना चाहती है, सुधार लाना चाहती है। लेकिन ये सारे सुधार जो थे वो दिखावटी थे और दिखावटी होने की वजह से भारतीयों ने इसमें विश्वास कायम नहीं किया और इसी का परिणाम ये हुआ कि 20 अगस्त 1917 को भारत के संबंध में भारत मंत्री E.M. मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में क्रमिक विकास द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और यह केवल क्रमिक विकास द्वारा ही स्थापित हो सकता है। उत्तरदायी शासन के विकास के प्रत्येक चरण का निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा ही किया जाएगा और प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिकारिक सहयोग एवं स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। इस प्रकार से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने भारतीयों की मांग को धीरे धीरे मांगना प्रारंभ किया। इसी क्रम में भारत शासन अधिनियम 1919 अथवा मोंटफोर्ट सुधार अधिनियम लाया गया और भारत शासन अधिनियम 1919 को उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र तथा संसदीय शासन का मार्ग प्रशस्त करने वाला अस्त्र माना गया। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और सत्ता के विकेंद्रीकरण हेतु कई प्रावधान भी इसमें किए गए। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं तो इसकी विशेषताओं के क्रम में ये मान सकते हैं हम एक तरह से कि यह 1919 का अधिनियम एक तरह से भारत का मिनी संविधान था। किसी भी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना होती है और 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में क्रमिक ढंग से उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए भारतीयों के अधिकाधिक सहयोग से स्वशासित संस्थाओं का विकास करना संसद की वास्तविक इच्छा है। इस प्रकार प्रस्तावना के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज भारतीयों को क्रमिक रूप से उत्तरदायित्व तो सौंपना चाहते थे, लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र उस समय तक नहीं माना गया था। दूसरी बात है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का संविधान अस्थायी तथा लिखित था। यह कठोर संविधान था क्योंकि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को कुछ विषयों को छोड़कर अधिक परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया था और अंतिम निर्णय की शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही थी।
इसमें केंद्रीय शासन संबंधी प्रावधान भी किए गए। केंद्रीय शासन संबंधी प्रावधान में केंद्रीय शासन में अनुत्तरदायी व्यवस्था बनाए रखी गई, विधानसभा का विस्तार तथा उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई, पर गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए जिनके प्रयोग के लिए उसे विधान परिषदों के परामर्श की आवश्यकता भी नहीं थी। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य नहीं होते थे और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार केंद्र का शासन स्वेच्छाचारी ही बना रहा। इसके पश्चात हम बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका की। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया और द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन, निम्न सदन और उच्च सदन की व्यवस्था की गई। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। उसका कार्यकाल 3 वर्ष था। 144 सदस्य होते थे, 103 निर्वाचित और 41 मनोनीत सदस्य होते थे और इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। इसी प्रकार उच्च सदन को राज्य विधान परिषद कहा गया। उसमें 5 वर्ष उनका कार्यकाल था। 60 सदस्य कुल रखे गए, 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया और इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। दोनों ही सदनों के में सीमित मताधिकार दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों का विस्तार किया गया, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगाए गए। विधानमंडल के सदस्य प्रश्न, पूरक प्रश्न, वाद विवाद आदि पूछ सकते थे, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते थे, लेकिन कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को पदत्याग के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। इस प्रकार विधानमंडलों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनका अंतिम क्रियान्वयन गवर्नर जनरल के हाथों में ही रखा गया। इसी प्रकार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों को परिषद का लॉ मेंबर होने के लिए भी निर्धारित किया गया और इसी क्रम में तेज बहादुर सप्रू प्रथम लॉ मेंबर बने। गवर्नर जनरल भारत मंत्री के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी था और उसे व्यापक विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां भी प्रदान की गई। विधायी शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को आहूत, स्थगित तथा विघटित व संबोधित करने का अधिकार एवं विधेयक को कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी गवर्नर जनरल के पास थी और कार्यकारिणी शक्तियों में बहुमत के निर्णय को मानने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य नहीं था। अब हम बात करते हैं इसमें, ये केंद्रीय शासन था। अब हम प्रांतीय शासन संबंधी प्रावधानों की बात करते हैं। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई और प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांटा गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय ऐसे विषय थे जो गवर्नर के अधीन कार्यकारिणी परिषद के पास ही रहे और हस्तांतरित विषय ऐसे विषय थे जिसमें विधायिका में निर्वाचित सदस्यों या जनता के प्रतिनिधियों को वो विषय दे दिए गए, लेकिन हस्तांतरित विषयों पर भी गवर्नर जनरल का पर्याप्त अधिकार बना रहा। दूसरी बात, प्रांतीय विषयों में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और प्रांतीय व केंद्रीय बजट को पृथक कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बड़े प्रांतों में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या अधिकतम 140 तथा छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्यों की व्यवस्था की गई। 30% मनोनीत तथा 70% निर्वाचित सदस्य रखे गए। कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया और उसको पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई, लेकिन फिर भी गवर्नर का प्रांतों के शासन पर पूर्ण नियंत्रण बना रहा। प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या भी बढ़ा दी गई। फिर आगे बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। संपूर्ण शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित कर दिया गया। जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे जैसे सुरक्षा, विदेश संबंध, रेलवे, डाकतार आदि को सपरिषद गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया और स्थानीय महत्व के विषयों को प्रांतों को सौंप दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल किसी भी विषय पर कानून बना सकता था और प्रांतों के निर्णय को अमान्य घोषित कर सकता था। उसके आगे हम बात करते हैं गृह शासन में परिवर्तन की। तो गृह शासन में परिवर्तन के लिए भारत के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई और उसको स्टोर विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग आदि भारत मंत्री से लेकर उच्चायुक्त को सौंप दिए गए और उच्चायुक्त का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। उसका कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया। उसका वेतन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था और भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश राजस्व से देने की व्यवस्था की गई।
उसके आगे हम बात करते हैं भारत परिषद की। तो भारतीय नेता जो थे वो इसे सिरे से समाप्त करना चाहते थे, तो इसके संगठन में परिवर्तन किया गया और भारत परिषद में कम से कम 8 एवं अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया और इसके कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्ष तक भारत में सेवा का अनुभव आवश्यक था। इसका कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नंबर 8, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को मुस्लिमों से बढ़ाकर सिखों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों व यूरोपियनों को भी सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। बम्बई में मराठों तथा मद्रास में गैर ब्राह्मणों के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। फिर है नरेश मंडल, क्योंकि भारत में रियासतों का राज्य था और रियासतों का राज्य होने की वजह से 1921 में 121 सदस्यीय देशी रियासतों के एक नरेश मंडल की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदात्री संस्था थी और इसका जो प्रधान होता था वो वायसराय था और इसकी स्थापना का उद्देश्य केवल भारतीय राजाओं को संतुष्ट करना था। उसके बाद हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। केंद्रीय सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती हेतु एक आयोग की स्थापना की गई। सदस्यों की भर्ती, पदच्युति व अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु भारत मंत्री को सपरिषद अधिकार दिया गया। फिर है कानूनी आयोग। इस अधिनियम द्वारा 10 वर्षों बाद एक कानूनी आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई और 1927 में साइमन आयोग जो आया था इसी व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के मूल्यांकन की। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसमें विधान परिषदों का विस्तार किया गया। भारतीय जनता में राजनीतिक जनजागृति हुई और एक तरह से भारतीय जनता का प्रशिक्षण भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे राजाओं का राज्य था और वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अधिकार नहीं जानते थे। उनसे किस तरीके से शासन किया जाता है इसका भी उनको पता नहीं था। तो बहुत हद तक भारतीय जनता का इसमें शिक्षण भी हुआ। मताधिकार का विस्तार किया गया, भले वो सांप्रदायिक था लेकिन फिर भी जनता को मताधिकार के बारे में पता तो लगा। प्रांतीय स्वायत्तता तथा उत्तरदायी शासन का प्रारंभ भी इसके माध्यम से किया गया, लेकिन फिर भी हम इसकी आलोचना जब करते हैं तो आलोचकों के द्वारा कहा गया कि केंद्र में पहले की भांति अनुत्तरदायी शासन की स्थापना ही की गई। गृह सरकार तथा भारत मंत्री की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया गया। द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया, लेकिन फिर भी जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी जितनी मनोनीत सदस्यों की इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। मताधिकार बहुत ही सीमित मात्रा में दिया गया और जो मताधिकार दिया गया वो भी सांप्रदायिक मताधिकार दिया गया, जिससे भारतीय जनता आपस में लड़े और ब्रिटिशर्स को उससे कोई मतलब नहीं था। प्रांतीय शासन में गवर्नर को व्यापक अधिकार दिए गए। प्रांतीय विधानमंडलों की दोषपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया थी और प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया वह द्वैध शासन एक तरह से असफल हो गया। रक्षित और हस्तांतरित विषयों का जो विभाजन था वो भी बहुत दोषपूर्ण था और मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच में समन्वय का अभाव भी था। तो कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल देखें तो यह अधिनियम उदारवादियों ने स्वीकार किया, लेकिन जो उग्रवादी दल था उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। फिर भी अगर हम इसकी पॉजिटिविटी देखें या इसमें सकारात्मक बातें देखें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि स्वराज्य दल ने निर्वाचनों में भाग लिया, वे शासन का हिस्सा बने, शासन की वास्तविकता को समझ पाए, अवांछित नीतियों का विरोध किया तथा भारतीय जनता के दृष्टिकोण को सशक्त रूप से शासन के सामने रखा और भारतीय जनता ने उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक स्वशासन के मार्ग पर प्रारंभिक कदम रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रमिक सुधारों की दिशा में भारत शासन अधिनियम 1919 जो था वो एक मील का पत्थर साबित हुआ और उसके बाद भारतीयों को राजनीतिक शिक्षण प्राप्त हुआ और भारतीयों में ये जागरूकता प्राप्त हुई कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं और हमें उनको कैसे प्राप्त करना है। इससे आगे अगली क्लास में मैं आप लोगों को 1935 का अधिनियम पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।